जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। अभी तक इसके 24 भाग आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। आज हम 25वें भाग को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इस 25वें भाग में हम मुख्य रूप से बात करेंगे ग्रहों की अवस्था के बारे में। ग्रहों की अवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ग्रह हमेशा एक जैसे बल वाले नहीं होते। ग्रहों की शक्ति को देखने के अनेक तरीके होते हैं, अनेक ढंग होते हैं। उन तरीकों में से एक प्रमुख तरीका है उनकी अवस्था को देखना। अर्थात ग्रह बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है अथवा निष्क्रिय अवस्था में है। तो जिस अवस्था में कुंडली के अंदर कोई ग्रह होता है वैसा ही रिजल्ट देने में वो समर्थ होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर हो, लेकिन उसकी अवस्था अगर कमजोर हो तो जो अच्छी स्थिति में होने पर भी वो जैसा रिजल्ट देना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं दे पाता। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन वो बूढ़ा हो गया है या बहुत छोटा बच्चा है। और शेर तो शेर है, उसकी अपनी क्वालिटी उसके साथ में है, वो जंगल का राजा है और शेर के जो गुण हैं उसके अंदर जन्मजात मौजूद हैं। बावजूद इसके अगर वो बहुत छोटी अवस्था में है तब भी उतना मारक नहीं होता जितना युवा शेर मारक होता है, या युवा शेर जितना खूंखार होता है छोटा बच्चा उतना खूंखार नहीं होगा। उसी प्रकार शेर अगर बहुत बूढ़ा होगा तब भी उतना खूंखार नहीं होगा, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। तो शेर होने के बावजूद उसकी अवस्था में परिवर्तन होने से उसकी शक्ति के अंदर फर्क पड़ जाता है। ऐसा ही हम लोग मनुष्य के बारे में समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य बचपन में जितना शक्तिशाली होता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली युवा अवस्था में हो जाता है। किंतु जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती चली जाती है तो उसका एनर्जी लेवल भी डाउन होता जाता है, उसकी शक्ति भी कमजोर होती जाती है, तो उसकी शारीरिक संरचना के अंदर फर्क दिखने लगता है। तो ठीक यही बात हम लोग ग्रहों के संबंध में भी समझ सकते हैं कि कोई ग्रह बाल अवस्था में हो तो वो कैसा रिजल्ट देगा, युवा अवस्था में हो तो कैसा रिजल्ट देगा, वृद्ध अवस्था में हो तो कैसा रिजल्ट देगा, इत्यादि बातें ग्रहों की अवस्था के संदर्भ के अंदर देखी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज ग्रहों की अवस्था के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर, तेरे आगे हरदम आओ। मैं तोड़ दुपट्टा केसरिया, मैं तोड़ दुपट्टा केसरिया, मेरे गुरुवर। रंगा दो और जय गुरुवर की लिखा दो। इस तेरे रंग में रंगा दो और जय गुरुवर की लिखा दो। जहाँ भजन हो तेरा गुरुवर वहाँ गा के रंग जमा दो। तो आप देख सकते हैं कि ग्रहों की प्रमुख रूप से ये 5 अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और निष्क्रिय अवस्था। तो इनको जानने का तरीका ये है कि जब कोई ग्रह विषम राशि में, विषम राशि अर्थात पहली राशि, तीसरी राशि, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं, ये विषम राशि हो गई। दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं सम राशि हो गई। तो जब कोई ग्रह विषम राशि में 0 से लेकर के 6 अंश तक का हो, अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक का विषम राशि में हो
और सम राशि में 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का हो, तब उस ग्रह को हम कहेंगे बाल अवस्था में है। इसमें ध्यान रखने वाली बात इतनी ही है, अगर विषम राशि हो तो 0 से लेकर के 6 डिग्री तक होना चाहिए, और अगर सम राशि में हो तो 24 से लेकर के 30 डिग्री तक का होना चाहिए। तो इस अवस्था में जो भी ग्रह कुंडली के अंदर होगा उसको बाल अवस्था का ग्रह मानेंगे, और वो रिजल्ट देने में 25% समर्थ होता है। तो 25% अपना वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। चाहे अच्छा ग्रह है तो अच्छा रिजल्ट देने में 25% सामर्थ्य रखेगा, बुरा ग्रह है तो 25% बुरा रिजल्ट देने में समर्थ होगा। इसी प्रकार बात करते हैं कुमार अवस्था की, तो विषम राशि में जो ग्रह 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के अंदर हो कुमार अवस्था का माना जाएगा, और सम राशि में जो ग्रह 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के अंदर हो तो वो कुमार अवस्था का माना जाएगा। विषम राशि में 6 से 12 और सम राशि में 18 से 24 डिग्री के अंदर रहा हुआ कोई भी ग्रह कुमार अवस्था का ग्रह होगा, और ऐसा ग्रह 50% रिजल्ट देने में समर्थ होगा। बात करते हैं युवा अवस्था की, तो ये 100% रिजल्ट देने में समर्थ होता है कोई भी ग्रह। युवा अवस्था चाहे विषम राशि हो चाहे सम राशि हो, 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में। यहाँ पर भी देखिए 12 से 18 है, यहाँ पर भी 12 से 18 है। तो 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में जो ग्रह आ जाए वो 100% रिजल्ट देने में समर्थ होता है, उसको युवा अवस्था बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी युवा अवस्था में पूरे सामर्थ्यता के साथ में अपना कर्म कर सकता है, ठीक वही स्थिति ग्रहों के साथ होती है। 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य सम राशि अथवा विषम राशि दोनों में रहा हुआ ग्रह पूरा युवा अवस्था का होता है, और वो अपना पूर्ण रिजल्ट देने में समर्थ होता है। बात करते हैं प्रौढ़ अवस्था की, तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर विषम राशि में रहा हुआ ग्रह 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के अंदर हो, और वही ग्रह अगर सम राशि में है तो 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के अंदर हो। विषम राशि में 18 से 24 और सम राशि में 6 से 12 डिग्री के अंदर रहा हुआ जो ग्रह होगा वो प्रौढ़ अवस्था में, इसी को वृद्ध अवस्था भी कहा जाता है, तो प्रौढ़ अवस्था में होगा। और प्रौढ़ अवस्था एक प्रकार से ढलती उम्र हो गई, वृद्ध अवस्था हो गई। तो हम लोग जानते ही हैं कि वृद्ध अवस्था में बहुत बार कोई भी व्यक्ति, कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी उतना समर्थ नहीं रह पाता, इसलिए वहां पर 10 से 15% ही वो रिजल्ट देने में समर्थ होता है। बात करते हैं निष्क्रिय अवस्था की। निष्क्रिय अवस्था अगर विषम राशि है तो 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अंदर विषम राशि में ग्रह होना चाहिए, और सम राशि में 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के अंदर जो ग्रह हो, विषम राशि में 24 से 30 डिग्री के अंदर हो, सम राशि में 0 से 6 डिग्री के अंदर हो। इस अवस्था में जो ग्रह होगा उसको निष्क्रिय अवस्था माना जाएगा, अर्थात प्रौढ़ अवस्था से भी और बड़ी उम्र की अवस्था हो गई। तो ऐसी अवस्था में प्राय करके अधिकतर ज्योतिषियों का यही मत है कि कोई भी ग्रह शून्य परिणामी हो जाता है, इस अवस्था के अंदर वो रिजल्ट देने में समर्थ नहीं होता। इसी अवस्था को बहुतायत से मृत अवस्था भी कह करके पुकारा जाता है। किंतु इसके साथ में अपवाद की बात ये कि निष्क्रिय अवस्था में या इस अवस्था में रहा हुआ जो ग्रह है वो 5 से लेकर के 10% रिजल्ट देने में कई बार उसको सक्षम भी देखा गया है। हकीकत में जब सम राशि में 24 डिग्री का हो और सम राशि में 6 डिग्री का हो तो वो लगभग 9 से 10% रिजल्ट देने में समर्थ होगा। विषम राशि में अगर वो 25 डिग्री का हो और सम राशि में 5 डिग्री का हो तो उसकी रिजल्ट देने की क्षमता में और कमी हो जाएगी। विषम राशि में वो 27 डिग्री का हो जाए, सम राशि में 4 डिग्री का हो जाए तो क्षमता और कम हो गई। इसी प्रकार जैसे जैसे विषम राशि बढ़ती चली जाए और सम राशि घटती चली जाए वैसे वैसे ग्रह की जो क्षमता है वो निष्क्रियता की तरफ बढ़ जाती है। तो यूं मान करके चलें कि विषम राशि में कोई ग्रह 29 डिग्री में हो
30 डिग्री में हो और सम राशि में कोई ग्रह 1 डिग्री में हो या 2 डिग्री में हो तो ऐसा ग्रह रिजल्ट देने में समर्थ नहीं होता, उसको मृत अवस्था कह करके भी पुकारा गया है। तो इस अवस्था में कोई भी ग्रह रिजल्ट नहीं दे पाता। और इस चीज को न जानने के कारण कई बार होता है कि हम लोग जब अपनी कुंडली देखते हैं और कुंडली के अंदर हमारे को दिखता है कि कोई ग्रह बड़ी अच्छी अवस्था में है लेकिन उसका रिजल्ट हमारे को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो वो बाल अवस्था में हो सकता है या निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है या फिर प्रौढ़ अवस्था में हो सकता है। इस अवस्था में रहा हुआ जो ग्रह है वो पूरी तरह से रिजल्ट देने में समर्थ नहीं हो पाता। हालांकि इसमें प्रश्न होता है कि अगर इस अवस्था में कोई ग्रह है, मान लीजिए बाल अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है अथवा निष्क्रिय अवस्था में है, तो हम लोग उसको कैसे सामर्थ्यवान बनाएं, रेमेडी या उसका उपाय क्या है। तो उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहों को मजबूत करने के अनेक उपाय होते हैं और उन्हीं उपायों में से एक उपाय है रत्न को धारण करना, अथवा जो ग्रह जिस कारक के साथ संबंधित है, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य का संबंध डायरेक्ट पिता के साथ होता है, सरकार के साथ होता है। चंद्रमा है तो डायरेक्ट उसका संबंध माता के साथ है, मन की शांति के साथ है। मंगल है तो उसका डायरेक्ट संबंध साहस के साथ हो गया। बुध का संबंध डायरेक्ट दिमाग के साथ हो गया। गुरु का जो संबंध है वो गंभीरता के साथ, समझदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, सत्य के साथ हो गया। शुक्र है तो शुक्र का संबंध कंफर्ट के साथ, लग्जरी के साथ और एक प्रकार से फैशनेबल जो चीजें हैं उनके साथ हो गया। शनि का जो डायरेक्ट संबंध है वो बुजुर्गों के साथ है, वृद्ध लोगों के साथ है, पेशेंस के साथ में है। इसी प्रकार राहु वो अपंग व्यक्ति का कारक है और केतु कम दिमाग वाले लोग हैं आदि आदि इस प्रकार के लोगों के कारक होते हैं। तो जो ग्रह कमजोर होता है हमारे को उसके कारक तत्व के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना होता है, उन कारक तत्वों को किसी भी रूप में प्रसन्न करना होता है। तो खैर ये जो ग्रहों को मजबूत करने के अनेक तरीके होते हैं उनके संबंध में हम लोग विस्तार से कभी बात करेंगे। आज मुख्य रूप से इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि ग्रहों की अवस्था क्या होती है। तो साधारणतया ग्रहों की ये 5 अवस्था है और इस डिग्री के अंदर रहा हुआ ग्रह बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ और निष्क्रिय अवस्था में माना जाता है। तो इस बात को खूब अच्छे से समझें। ग्रहों की अवस्था में ही एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो ये कि जैसे शनि है तो शनि बूढ़ा ग्रह माना जाता है, वृद्ध ग्रह माना जाता है। तो शनि साधारणतया अधिक डिग्री के अंदर भी रिजल्ट देने में समर्थ पाया गया है। तो शनि ग्रह अगर मान लीजिए विषम राशि में वो 24 से 30 डिग्री का हो और सम राशि में 0 से 6 डिग्री तक का हो, अर्थात प्रौढ़ अवस्था में हो अथवा निष्क्रिय अवस्था में हो, ऐसी अवस्था के अंदर भी बूढ़ा ग्रह होने के कारण शनि रिजल्ट देने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सूर्य और मंगल ये दोनों आग्नेय ग्रह हैं, अग्नि से संबंधित ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अग्नि तत्व के ग्रह होने के नाते ये दोनों ग्रह बाल अवस्था के अंदर भी अपना रिजल्ट देने में समर्थ होते हैं। ये मैं अपवाद की बात आपको बता रहा हूं। तो सूर्य और मंगल अगर बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, तब भी अपना अधिक रिजल्ट देने में वो समर्थ होते हैं। इसी प्रकार बुध जो है वो राजकुमार है, वो युवा है। तो बुध जितना युवा होगा अर्थात बाल अवस्था में होगा, कुमार अवस्था में होगा और युवा अवस्था में होगा। युवा अवस्था में तो खैर सभी ग्रह रिजल्ट देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। तो बुध युवा राजकुमार होने के नाते राजकुमार जितना युवा होता है या जितना किशोर अवस्था का होता है उतना ही वो सक्षम भी होता है, उतना ही सक्रिय भी होता है। तो बुध कुमार होने के कारण, राजकुमार ग्रह होने के कारण बुध वो बाल अवस्था, कुमार अवस्था के अंदर भी रिजल्ट देने में समर्थ होते हैं। ये कुछ अपवाद की बातें हुई जो शनि के संबंध में और सूर्य तथा मंगल के संबंध में और बुध के संबंध में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ग्रहों की अवस्था के संबंध में इस पाठ को भली भांति समझें, भली भांति पढ़ें और अपने ज्ञान को वर्धमान बनाएं। आज के लिए इतना ही।
पुनः हम मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द अगले पाठ के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढाल